Very good morning, dear students. In chapter cell, we have studied about the cell membrane, osmosis, diffusion, nucleus, chromosome. है ना? Now we focus on साइटोप्लाज्म. ठीक है. शुरुआती वीडियो में हम लोग समझे थे साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का डिफरेंस. सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी इनक्लोज्ड हो, वॉट एवर इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, एंड द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. है ना? दिस साइटोप्लाज्म may be classified as two parts. The liquid part of cytoplasm is known as cytosol. It is an important question. The liquid part of cytoplasm is known as cytosol. What is it? It is a liquid. Okay? Liquid part of cytoplasm called cytosol. And it also contains some cell organelle. Cell organelle may be without membrane. It may be single membranous और it may be double membranous. तीन प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, या तो बिना मेम्ब्रेन का, या तो एक मेम्ब्रेन वाला, या तो फिर दो मेम्ब्रेन वाला. ठीक है. तो व्हाट आर द सेल ऑर्गेनल्स? दीज आर द स्पेशलाइज्ड सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स विच परफॉर्म एनी पार्टिकुलर फंक्शन. सेल के अंदर पाए जाने वाले वैसे सब सेलुलर या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स जिनका एक पार्टिकुलर फंक्शन हो, उसे हम लोग सेल ऑर्गेनल नाम दिए हैं. है ना? और वही अगर साइटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट हो तो उसे बोलेंगे हम लोग साइटोसोल. ठीक है. इससे भी एक और सवाल बनता है, एक इंपॉर्टेंट नाम सुने होंगे, साइक्लोसिस. व्हाट इज साइक्लोसिस? It is again an important question. First one is cytosol, second one is cyclosis. Cytosol is a liquid part of cytoplasm. Cyclosis is clockwise movement of cytoplasm. Clockwise movement of cytoplasm is known as cyclosis. जितने भी लिविंग सेल होते हैं, उस लिविंग सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो क्लॉकवाइज मूव करता रहता है, और इस मूवमेंट को हम लोग नाम दिए हैं साइक्लोसिस. तो ये दो इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो याद रखने हैं आपको. इसके बाद आते हैं सेल ऑर्गेनल की ओर. अभी इसको हम लोग डिफाइन किए कि दीज आर द सब सेल्यूलर और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स विच परफॉर्म एनी पार्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनल. सेल ऑर्गेनल्स मे बी डबल मेम्ब्रेनस, इट मे बी सिंगल मेम्ब्रेनस, और इट मे बी विदाउट मेम्ब्रेन. तो इससे भी सवाल पूछे जाते हैं, है ना, कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनल हैं जो डबल मेम्ब्रेनस हैं. तो हमें कुछ नाम याद रखने होंगे. तो डबल मेम्ब्रेनस में आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, आ जाता है प्लास्टिड, आ जाता है. सिंगल मेम्ब्रेनस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स. दीज आर द सिंगल मेम्ब्रेनस. कुछ ऐसे भी सेल ऑर्गेनल हैं जिनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते, उन्हें बोलेंगे हम लोग विदाउट मेम्ब्रेन, है ना, या नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल. एंड दीज आर राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स एंड न्यूक्लियोलस. क्लियर? समझ आई बात? इसमें से राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो बिना मेम्ब्रेन का है, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाया जाता है ना. एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो पूछा जाता है कि वह ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है. तो दैट इज अ राइबोसोम, है ना. एंड इट इज विदाउट मेम्ब्रेन, और ये विदाउट मेम्ब्रेन है, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सेल में ही, सॉरी, यूकैरियोटिक सेल में ही पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम और न्यूक्लियस. क्लियर? नाउ वन बाय वन वी विल talk about we will study about the different cell organelles present in eukaryotic cell. Eukaryotic cell means plant cell as well as animal cell. दोनों को हम लोग एक साथ ही पढ़ेंगे, वन बाय वन करेंगे. तो सबसे पहला सेल ऑर्गेनल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, शॉर्ट में इसको लिखेंगे ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना.
its common name is transportation channel of the cell या transportation system of the cell. ठीक है, ऐसा नाम क्यों पड़ा? हर सेल ऑर्गेनल का एक कॉमन नेम दिया गया है, पुकारो नाम दिया गया है, वो भी पूछे जाते हैं सवाल में। तो हर किसी का हम लोग देखते चलेंगे कि इसका क्या कॉमन नेम है और वो कॉमन नेम पड़ा तो क्यों पड़ा, क्योंकि हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं कि कॉमन नेम अगर किसी का दिया गया है तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हुए हम लोग देते हैं कॉमन नेम। एक उसका अपना नेम होता है और एक उसका कॉमन नेम पुकारो नाम होता है ना। और वो जो भी पुकारो नाम रखा जाता है वो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर रखे जाते हैं, उसके कुछ फीचर्स के आधार पर रखे जाते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज के आधार पर रखे जाते हैं, है ना। इसको ट्रांसपोर्टेशन चैनल बोला जा रहा है, तो क्यों बोला जा रहा है ये हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर आपको याद हो तो जब हम लोग न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाए थे ना, तो भी कुछ ऐसा ही था। न्यूक्लियस था और बाहर में हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाए थे और बीच में न्यूक्लियस के डिफरेंट स्ट्रक्चर का बात किए थे। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहे हैं तो यहाँ भी न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर बनाए हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग इलेबोरेट किए हैं। इसके अंदर के स्ट्रक्चर को इलेबोरेट नहीं किया गया क्योंकि वी हैव टू फोकस ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नॉट ऑन द न्यूक्लियस। बट सिंस both structure are interrelated somewhat, so we have drawn the same structure here. ठीक है, तो देखिए जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, दैट आउटर मेम्ब्रेन एक्सटेंड्स टू फॉर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट एक्सटेंडेड अप टू सेल मेम्ब्रेन। इस एक्सटेंशन को कहां तक लेके जाना है? सेल मेम्ब्रेन तक। तो उतना लोग नहीं बनाया है, बट हम लोग समझेंगे या फिर लिखेंगे इसके बारे में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर मेम्ब्रेन से, यानी कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होकर के ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड किया हो रहा था, यानी कि यहां से लेके वहां तक एक्सटेंडेड रहता है ये, है ना। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज जस्ट सिमिलर टू द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो प्रकार का होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, देखने के आधार पे। जैसे यहीं पे दो प्रकार का हमको दिख रहा है, एक ऐसा जिसके ऊपर राइबोसोम पाया जा रहा है, यानी कि द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच बियर्स राइबोसोम इज कॉल्ड RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ड्यू टू इट्स अपीयरेंस, देखने में रफ लग रहा है ये। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइबोसोम other endoplasmic reticulum appears smooth, so called smooth endoplasmic reticulum, SER। तो ये दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें पढ़ने हैं, RER एंड SER। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, since both are endoplasmic reticulum, so some properties of them are common, since both can transport different material from cell to outside the cell or from outside to inside the cell, so it is called transportation channel or transportation system। किसी चीज को अगर सेल से बाहर जाना हो तो ये पैसेज बना हुआ है, इस पैसेज से होते हुए सेल मेम्ब्रेन तक पहुंच जाता है, सेल मेम्ब्रेन से बाहर ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन के थ्रू निकल जाता है। ठीक है, या फिर स्पेशलाइज्ड चैनल होता है वहां पे। और अगर सेल मेम्ब्रेन से अंदर आना है, सेल के अंदर आना है किसी चीज को, तो सेल मेम्ब्रेन से एंट्री मारेगा और इसी पैसेज से होते हुए जहां तक पहुंचना है वो पहुंच जाएगा, है ना। इस प्रकार से एक रास्ता प्रोवाइड करता है, एक पैसेज प्रोवाइड करता है किसी भी चीज को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने में। सो ER इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन चैनल। अब चूंकि एक SER है, एक RER है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो SER और RER के बीच के डिफरेंस को हम लोग समझते हैं। पहला तो उसके अपीयरेंस का बात करेंगे कि RER looks rough due to presence of ribosome, SER looks smooth due to absence of ribosome, यानी कि एक राइबोसोम है, एक राइबोसोम नहीं है। दूसरा क्या बनाता है ये, क्या सिंथेसाइज करता है ये? तो SER synthesizes lipid while RER synthesizes protein. Why RER synthesizes protein? Due to presence of ribosome, because ribosome is the protein factory of the cell। ठीक है, प्रोटीन फैक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी प्रकार के प्रोटीन सेल में बनते हैं, दे ऑल आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम। आइदर दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और मे बी सच राइबोसोम मे बी प्रेजेंट स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म हियर एंड देयर। तो साइटोप्लाज्म में जहां कहीं बिखरा हुआ राइबोसोम हो या
वही राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपका हुआ हो, है ना, वो राइबोसोम प्रोटीन बनाने का ही काम करेगा. सो राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. ठीक है, तो ये आर राइबो प्रोटीन बना सकता है. क्यों? बिकॉज इट कंटेन्स राइबोसोम. ठीक है, अब एक लिपिड बना रहा है, एक प्रोटीन बना रहा है, और हम लोग जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. सो दे हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मीन्स द बायोलॉजिकल सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो बनता है तो उसके लिपिड और प्रोटीन दोनों चाहिए. तो एक लिपिड प्रोवाइड करता है और एक प्रोटीन प्रोवाइड करता है. इस प्रकार से हमारा सेल मेम्ब्रेन बनता जाता है. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. एंड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इज अ फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. A smooth endoplasmic reticulum is also involved with detoxification of certain harmful chemicals. ठीक है, कोई केमिकल अगर सेल के अंदर एंट्री कर जाता है तो उस केमिकल को डिटॉक्सिफाई करने का काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है. क्लियर? तो ये हो गया दोनों के बीच का डिफरेंस और एक समरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. क्लियर? अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल की ओर. The next cell organelle is Golgi apparatus or Golgi body. है ना? It is named after its discoverer Camillo Golgi. है ना? Camillo Golgi साहब Golgi apparatus या Golgi body की डिस्कवरी किए थे न्यूरॉन्स में. न्यूरॉन मतलब नर्व सेल में, है ना. तो नर्व सेल में वो पहली बार इस स्ट्रक्चर को देखे थे, इस ऑर्गेनेल को देखे थे. तो उनके ही नाम के ऊपर इस ऑर्गेनेल का नाम रख दिया गया गोल्जी एपरेटस एंड गोल्जी बॉडी. इट्स कॉमन नेम इज केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल. व्हाई इट गॉट सच नेम, इसे ऐसा नाम क्यों मिला. ठीक है, तो समझते हैं इसके फंक्शन को खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि आखिर ऐसा कौन सा ये काम कर दिया है कि इट इज नोन एज केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल. तो देखिए, ये जो स्ट्रक्चर होता है गोल्जी एपरेटस का, it has some stack of cisternae. Cisternae are the flat sac-like structure. ठीक है, ये फ्लैट साइक-लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक दूसरे में चिपका हुआ, स्टैक किया हुआ. क्लियर? और कुछ वेसिकल्स इससे निकलते हुए अपीयर होते रहते हैं, जैसे कुछ वेसिकल से निकल रहा हो, रिलीज हो रहा हो. यही स्ट्रक्चर उनको दिखा गोल्जी साहब को. ठीक है, इट हैव फ्लैट सिस्टर्नी एंड सम वेसिकल्स. ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर है सिंपल, लेकिन काम है इसका काफी कॉम्प्लेक्स. क्या काम है इसका? अगर एक लाइन में बोला जाए तो ऑल टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल्स विच में सिंथेसाइज्ड इन एनी सेल, किसी भी सेल में जितने भी प्रकार के बायोकेमिकल्स सिंथेसाइज्ड हो सकते हैं, आइदर they are synthesized by Golgi body, और या तो वो गोल्जी बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज किए जाएंगे, अगर सिंथेसाइज नहीं किए गए हैं तब, और दे आर रीचेक्ड, मोडिफाइड, पैक्ड, स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द गोल्जी एपरेटस. ठीक है, या तो जो केमिकल बन रहा हो वो बनाने का काम करेगा गोल्जी बॉडी, अगर बना नहीं रहा है, कोई दूसरा बना रहा है, तो उसको फिर वो रिचेक करता है. किसी प्रकार की गड़बड़ी हो तो उसको मॉडिफाई करता है. ठीक है, और उसके बाद छोटे छोटे वेसल्स में पैकेट में पैक करके उसको वापस बाहर एक्सपोर्ट करने में हेल्प करता है. एक्सपोर्टेशन काम तो हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी है ना. बाकी इतना सारा काम केमिकल्स के साथ ये करता रहता है. तो चूंकि किसी भी केमिकल का सिंथेसिस, रिचेकिंग, मॉडिफाइंग, ये सारा प्रोसेस यहां पे होता है. सो इट इज नोन एज केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल. करेक्ट? तो हो गए गोल्जी एपरेटस के बारे में. इसमें एक इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछा जाता है, देखिए गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी ये बोलते हैं लोग एनिमल सेल में. प्लांट सेल में इसी का नाम डिक्टियोसोम रखा गया है. प्लांट में हम लोग गोल्जी बॉडी नहीं लिखेंगे, गोल्जी एपरेटस नहीं लिखेंगे. प्लांट में अगर गोल्जी बॉडी बना रहे हैं, ठीक है, तब उसका नाम क्या रखा गया है? डिक्टियोसोम. ठीक है, प्लांट में इसको बोलते हैं डिक्टियोसोम.
ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो पूछा जाता है ना। तो गोल्जी बॉडी से इंपॉर्टेंट सवाल क्या क्या हो गया, एक डिक्टिसोम जो पूछा जाता है, इसका कॉमन नेम, केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल ये पूछा जाता है, इसका फंक्शन पूछा जाता है, किसी प्रकार का केमिकल वो सिंथेसाइज करने का काम। इसके अलावा एक दो और काम है जो गोल्जी एपरेटस करता है। इसमें से एक इंपॉर्टेंट है लाइसोसोम का फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, है ना। इसके बाद लाइसोसोम का स्टडी करेंगे हम लोग। तो जो लाइसोसोम है उस लाइसोसोम को बनाने का काम, यानी कि एक सेल ऑर्गेनेल को बनाने का काम एक दूसरा सेल ऑर्गेनेल कर रहा है, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी फॉर्म्स लाइसोसोम। डिक्टियोसोम डज नॉट फॉर्म लाइसोसोम। डिक्टियोसोम किसमें है, प्लांट में, क्लियर। गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी लाइसोसोम बनाने का काम करता है, यानी कि एनिमल सेल में लाइसोसोम बनेगा, प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं बनेगा, क्लियर। दूसरा फंक्शन, इट फॉर्म्स एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म। एक्रोसोम क्या है, तो अगर हम लोग स्पर्म के स्ट्रक्चर का बात करें, ठीक है, तो ये स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म, तो इसका जो टिप होता है, इस टिप पे कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं विच हेल्प टू पेनिट्रेट और डाइजेस्ट द वॉल ऑफ ओवा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये स्पर्म इसको इंटर करना होता है या फिर इसको फ्यूज करना होता है ओवम के साथ ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म जाइगोट, और उस काम में हेल्प करता है ये एक्रोसोम, है ना। इसके टिप पे जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है इसको एक्रोसोम बोला गया है। इट कंटेन्स सम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एंड इट इज फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडी। इसका नाम क्या है, इस टिप का नाम है एक्रोसोम। तो एक्रोसोम ऑफ अ स्पर्म इज फॉर्म्ड बाय गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो इतने सारे फंक्शन हो गए इसके। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल की ओर, लाइसोसोम। नाउ लाइसोसोम, लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल और डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल। व्हाई इट गेट सच नेम। तो ये लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, तो इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है, काफी छोटा सा साइक लाइक स्ट्रक्चर है ये, एंड इट कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक और डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कितने होते हैं, तो होते हैं अबाउट 40, लगभग 40 प्रकार के डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक या डाइजेस्टिव एंजाइम ये लाइसोसोम कंटेन करता है ना। और जो भी लाइसोसोम इसमें लाइसोसोम में जो भी हाइड्रोलाइटिक या डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जा रहे हैं, आइदर most of them are synthesized by ARIA and some of them are synthesized or modified by Golgi apparatus, ठीक है। और उन सारे एंजाइम्स को लेकर के गोल्जी एपरेटस एक सैक बनाता है और उसको रिलीज कर देता है इन फॉर्म ऑफ लाइसोसोम। इस प्रकार से लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कहने का मतलब जितने भी प्रकार के एंजाइम्स इसमें हैं, इसमें से कुछ बनाता है गोल्जी एपरेटस और कुछ बनाता है आरिया, मोस्टली आरिया ही बनाता है। और उन सारे एंजाइम्स को एक पैकेट के अंदर बंद करके रिलीज कर दिया और उसी का नाम हो गया क्या, लाइसोसोम। लाइसोसोम इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, इट इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका फंक्शन क्या है, तो सिंस इट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम तो इट हेल्प्स इन इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। सेल के अंदर जो डाइजेशन होता है उसे इंट्रासेल्युलर डाइजेशन बोलेंगे, है ना। और सेल के अंदर अगर डाइजेशन हो रहा है तो इट नीड्स सम डाइजेस्टिव एंजाइम एंड दोस डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रोवाइडेड बाय लाइसोसोम, सो इट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल, क्लियर। इट आल्सो हेल्प्स टू किल सम पैथोजेंस, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ सेल। कोई पैथोजन अगर एंट्री मारता है तो उस पैथोजन को इसका डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेस्ट करने का काम करता है, यानी कि भी सेल का अपना एक सुरक्षा तंत्र है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि अगर हमारा सेल ओल्ड हो गया हो, डिजीज्ड हो गया हो, वर्न आउट हो गया हो, पुराना हो गया है ना, तो वैसे सेल को कंप्लीटली रिमूव करने का काम भी लाइसोसोम करता है। उस वक्त क्या होता है, तो उस वक्त लाइसोसोम बर्स्ट कर जाता है, ठीक है। लाइसोसोम को कब बर्स्ट करना है, इसका आइडिया लाइसोसोम के पास नहीं होता। इसका आइडिया भी कौन देता है उनको, उनका न्यूक्लियस या उनका क्रोमोसोम देता है, ठीक है। जो लगा कि यहाँ सेल काफी पुराना हो गया है या बीमार हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, क्लियर। तो
उस सेल को कंप्लीटली डाइजेस्ट करने का ऑर्डर उसका न्यूक्लियस देता है, एंड देयर लाइसोसोम बर्स्ट ड्यू टू बर्स्टिंग ऑफ लाइसोसोम देयर ऑल द हाइड्रोलाइटिक और डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीजेस इनसाइड द सेल, है ना। इसके पास नपातुला डाइजेस्टिव एंजाइम होता है कि ये कंप्लीट सेल को ये डाइजेस्ट कर सकता है, सेल के बाहर की चीजों को नहीं, सिर्फ सेल के अंदर पूरे सेल को ये डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। डाइजेस्ट कर दिया मतलब सेल मर गया, सो इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है। सिंस प्लांट डज नॉट कंटेन लाइसोसोम, इसलिए प्लांट टिश्यू में हम लोग देखेंगे कि प्लांट टिश्यू में डेड सेल का संख्या ज्यादा है, क्योंकि उसमें अगर कोई सेल डेड भी हो गया है, पुराना भी हो गया है, तो उसको वहां से रिमूव करने के लिए, कंप्लीटली डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोसोम नहीं होते। लेकिन एनिमल्स का हम लोग बात करें, एनिमल टिश्यू हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो वहां पे देखेंगे कि एनिमल्स में डेड सेल का संख्या काफी कम है, बिकॉज वहां पे जो भी डेड सेल हैं, पुराने सेल हैं, उनको वहां से रिमूव करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोसोम पाया जाता है। इसके अलावा भी लाइसोसोम का इंपॉर्टेंट रोल है इंट्रासेलुलर डाइजेशन में, प्रोटेक्शन में और मेटामॉर्फोसिस में। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस मीन्स सडन चेंज इन देयर फॉर्म, देयर अपीयरेंस, ठीक है। आप लोग सुने होंगे टेड पॉल का नाम। फ्रॉग जब लार्वल स्टेज में होता है तो उसे टेड पॉल बोलते हैं, एंड दैट टेड पॉल रिजेंबल्स लाइक फिश, ठीक है। फ्रॉग का जो लार्वा स्टेज होता है उसको टेड पॉल बोला जाता है। वो टेड पॉल रिजेंबल करता है फिश, मछली की जैसा होता है, उसमें गिल्स पाए जाते हैं, मछली की तरह ही पानी में रहता है। अचानक उसे मेटामॉर्फोसिस होता है, उसका रूप परिवर्तन होता है और वो फिश लाइक अपीयरेंस से अचानक फ्रॉग लाइक अपीयरेंस में आ जाता है। Such type of sudden change in their appearance is called metamorphosis, and lysosome helps in metamorphosis, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि मेटामॉर्फोसिस में कौन सा सेल ऑर्गेनेल हेल्प करता है, तो वो है लाइसोसोम, है ना। तो चलिए इतना सेल ऑर्गेनेल आज देखिए और बाकी के सेल ऑर्गेनेल हम लोग अगले वीडियो में। चलिए टेक केयर।